अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 9.1%। दरअसल हमारी इकोनॉमी 2018 से लगातार गिर रही है और आपको रोटी के पैसे नहीं है तो आप बैंक में जाके लोन लो और केक खाओ। ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की। मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ। जी नहीं, ये नहीं, हम बात करने वाले एक ऐसी चीज की जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। जी हाँ, हमारी इकोनॉमी। लायक है क्या काम करने दे। पिछले दिनों एक मीटिंग में स्टेट्स को निर्मला ताई यानी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कह दिया कि हम आपको जीएसटी कंपनसेशन जो आपका हक था वो नहीं दे सकते। दरअसल मुद्दा ये है कि जीएसटी जब बना था तो 101 अमेंडमेंट के तहत आधे से ज़्यादा स्टेट्स ने इसको पारित किया था और इस वादे के साथ कि अगर जीएसटी की वजह से हमें कोई नुकसान होगा, जो कि सबको लग रहा था कि होने वाला है, उसके बेसिस पे हम आपसे वादा चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमको उसका जीएसटी कंपनसेशन सेस मिले। तो उसी व्याख्यान पे बहुत सारी कंसिक्वेंट मीटिंग हुई जीएसटी काउंसिल की, जिसमें कि सारे स्टेट्स के प्रतिनिधित्व आते हैं और सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं। उसमें सेंटर में से लेट श्री अरुण जेटली जी ने भी कई मीटिंग्स में कहा कि 100% आपका जो नुकसान होगा आने वाले 5 सालों तक, यानी 2017 से 2022 तक, वो आपको दिया जाएगा। इस बेसिस पर सारे स्टेट्स खुश हो गए कि चलो भाई, जीएसटी जैसा भी है ठीक है, अगर कल को हमारे को कोई कमी होगी फाइनेंस अपने रिजर्व्स में तो हम सेंटर से मांग सकते हैं, क्योंकि सेंटर ने हमें भरोसा दिलाया है। लेकिन हुआ ये कि आ गया कोरोना के आते ही स्टेट्स ने जब गुहार लगाई कि भाई कम से कम हमारा जीएसटी वाला पैसा तो हमें दे दो जो हमारा कंपनसेशन ड्यू था, तो उसमें बहुत सोच विचार करके निर्मला ताई परसों आई और उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि भैया देखिए, पैसा मत मांगिए, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। यानी कि एक लीगल क्लॉज है। एक्ट ऑफ गॉड एक परिभाषित है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, जिसमें एक्ट ऑफ गॉड को इस तरह से कहा जाता है कि अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है जिससे कि उस प्रॉमिस को निभाना एकदम इम्पॉसिबल हो जाए, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में है वो कैंसिल हो जाता है। दरअसल एक्ट ऑफ गॉड की परिभाषा जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कहीं नहीं आई थी। ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बिल्कुल ही अलग एक लीगल प्रोविजन है, उसका पार्ट है। लेकिन क्योंकि एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो गवर्नमेंट ने सोचा हम इसको बीच में ला करके बच सकते हैं। ऑल्दो इसके थ्रू उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 97,000 करोड़ जो कि प्योरली जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हमें एक तरीके से कंपनसेट करना है स्टेट्स को, वो तो हम नहीं दे सकते। उसके साथ साथ करीब 2,35,000 करोड़ रुपया जो स्टेट्स की ज़रूरतें आज के समय में है पैंडेमिक के अनुसार, वो भी हम स्टेट्स को नहीं दे सकते। तो भाई सेंटर की तरफ से स्टेट पूरे हाथ जोड़ करके जय श्री राम कह दिया गया कि अपना अपना देख लीजिए। हाँ, लेकिन मदद की जा रही है। मदद कैसे की जा रही है? सेंटर ने कहा कि स्टेट्स को हम आरबीआई से लोन दिला देंगे। मतलब ऐसा है कि अगर आप गरीब हैं और आपको रोटी के पैसे नहीं हैं तो आप बैंक में जाके लोन लो और केक खाओ, ऐसा ही कुछ कहा गया। उन्होंने कहा कि हम 2 तरीके से आपको मदद करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ने वाले, हम सेंटर हैं, हम आपको 2 तरीके से मदद करेंगे। अगर आपको 97,000 करोड़ चाहिए तब तो हम आरबीआई से कहेंगे एक स्पेशल विंडो खोलो खिड़की से और आपको वो पैसा लोन की तरह दो, और उस लोन की भरपाई आप बाद में कर दीजिए इंटरेस्ट समेत। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको बहुत कमी हो गई है और 2,35,000 करोड़ चाहिए तो आप चाहें तो बाहर से भी बोरो कर सकते हैं। आरबीआई और सेंटर आपकी मदद करेगा इस काम में, लेकिन उसके बाद हमसे कुछ मत मांगना। तो इस पूरे प्रोसेस में स्टेट्स बेचारे परेशानी में आ गए हैं। अब तक स्टेट सोच रहे थे कि सेंटर ही माई बाप है और वो हमको सब कुछ देगा, लेकिन फिलहाल सेंटर ने तो कन्नी काट ली है। दरअसल आपको बता दें कि स्टेट्स पर जो लोन है वो सेंटर से भी ज़्यादा है। इनफैक्ट पिछले 5 साल में ये लोन डबल हो गया है।
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स इस पूरी लिस्ट में टॉप करते हैं और करीब 5 से 6 लाख करोड़ का लोन इन दोनों के ही सर पर है। इससे होता यह है कि इनका जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो करीब 25 से 30% के ऊपर चला जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सब कुछ एक्ट ऑफ गॉड की वजह से है, यानी कि अगर ये कोरोना पैंडेमिक ना आता तो हमारी इकोनॉमी में सब कुछ सही चल रहा था? बिल्कुल नहीं। दरअसल हमारी इकोनॉमी 2018 से लगातार गिर रही है और जहां पर कि 2018 में हमारा जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट था वो 8.1% के करीब था, वहां से गिरते गिरते मार्च जब ये पैंडेमिक की घोषणा इंडिया में नहीं हुई थी तब तक 3.1% ग्रोथ रेट पर आ गया था, जो कि 2 डेकेड्स में सबसे लोवेस्ट। और अब तो ये उम्मीद लगाई जा रही है, इनफैक्ट आरबीआई ने खुद कह दिया है कि जो ग्रोथ रेट है वो अब निगेटिव में जाएगी, यानी कि अब जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होने लगी है, और जिसको कि हम एक तरीके से रिसेशन भी कह सकते हैं। रिसेशन की लीगल परिभाषा आपको बता दें कि अगर 2 क्वार्टर्स तक यानी 6 महीने तक जीडीपी कम होने लगती है तो उसको रिसेशन एक तौर से कहा जाता है। और इस पूरे इकोनॉमिकल क्राइसिस को समझने के लिए अगर आपको एक आंकड़ा दूं तो ये जो क्राइसिस है आईएमएफ के हिसाब से हमारी ग्रोथ रेट निगेटिव में इतनी जाएगी कि करीब -4.5% जीडीपी पे हम पहुंच जाएंगे, जो कि एक बड़े क्राइसिस की इंडिकेशन दे रहा है। इतना बड़ा क्राइसिस इंडिया में तब हुआ था जब हमारा देश कृषि प्रधान देश था और एक बहुत बड़ी मॉनसून की आपदा इस देश में आई थी 1980s में। तो अब आप समझ लीजिए कि हम कितने बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस पूरे क्राइसिस की 4 मुख्य वजह बताई जा रही हैं। एक, डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी हमारे लोग ज़्यादा उपभोग नहीं कर रहे हैं, यानी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। बात भी बिल्कुल सही है, वर्क फ्रॉम होम का जमाना है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, बाहर नहीं निकलेंगे तो नए कपड़े नहीं लेंगे, बहुत सारे लोग मेकअप नहीं करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग इस वजह से करते थे क्योंकि हमारे डेली रूटीन का पार्ट था। सिंस वो रूटीन अब क्रिपल्ड हो गया है, हम उस ओर से पैसे खर्चा नहीं करने जा रहे। दूसरी एक बड़ी वजह खर्चा नहीं करने की है, वो ये है कि लोगों की जॉब्स गई हैं, लोगों की सैलरी कट हुए हैं, तो ऑब्वियसली उनकी जेब में पैसे नहीं हैं और अनसर्टेन टाइम्स में लोग बचाने की सोचते हैं, खर्चा करने की नहीं। वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बहुत कम है। आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट के टेंडर्स तक के जो पैसे हैं उनको रोका जा रहा है ताकि गवर्नमेंट का खुद का एक्सचेकर रहे, ताकि वो सैलरी दे सके। इनफैक्ट बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी तक होल्ड पे पड़ी हुई हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से क्रिपल्ड है। क्यों? क्योंकि किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इस इकॉनमी में अगर पैसा डालेंगे तो क्या वाकई निकलेगा। और चौथी बड़ी वजह है कि एक्सपोर्ट्स भी बहुत हद तक अटके हुए हैं। इन 4 मुख्य वजहों की कारण से हमारा इकॉनमी एक स्लो डाउन की तरफ जा रहा है और फिर भी हम बात कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती। अब इस पूरे क्राइसिस में एक बड़ा क्राइसिस जो आगे देखा जा रहा है वो ये है कि एक एनपीए का, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसकी बातें हम सिर्फ बड़े बड़े लोगों के मुंह से सुनते थे क्योंकि वो लोग पैसा लूट करके बाहर की कंट्री में चले जाते थे और तब हमारा एनपीए क्राइसिस एक 11 लाख करोड़ पर स्टैंड करता था। आज वो इससे भी बढ़ करके हो सकता है ऑलमोस्ट डबल हो जाए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब छोटे व्यापारी, जो एमएसएमई, जो ईमानदार लोग थे, जिनके विदेशों में घर और बंगले नहीं हैं और वो यहीं रहेंगे, लेकिन उनकी भी परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं कि वो डेब्ट क्राइसिस में आने वाले। तो अब आप कहेंगे कि यार इस सब से हमें क्या दिक्कत है, हमारी तो नौकरी चल रही है और कोई इशू भी नहीं है। पिछले दिनों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE ने अपने डेटा में यह कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 9.1% तक पहुंच गया अगस्त 16 को। उन्होंने यहां तक कहा कि करीब 18.9 मिलियन सैलरीड पीपल ने अप्रैल में अपनी जॉब खोई और करीब 5 मिलियन लोगों ने जुलाई में अपनी जॉब को लूज किया। तो अब आप समझिए कि ये क्राइसिस कितना बड़ा है और कितना विख्यात रूप लेने वाला है आने वाले दिनों में। फिर भी अगर आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती से आपका पेट भर जाएगा तो आपके लिए न्यूज़ मीडिया है। अगर आपको लगता है कि ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें आपको जानना ज़रूरी हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। जैसे बन माना छे मोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे से जैसे बन माना छे मोर।